जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC मितान में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम 20 MCQ देखेंगे, साथ ही साथ उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके और आपकी एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस बन सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सोन या गंगा अपवाह तंत्र का विस्तार छत्तीसगढ़ के किस भाग में है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सोन या गंगा अपवाह तंत्र का विस्तार जो है छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं दक्षिणी में, उत्तरी भाग में क्या हो गया, इसमें तो सोन या गंगा अपवाह तंत्र हो गया। ठीक है, सोन या गंगा अपवाह तंत्र हो गया। ठीक है, दक्षिणी भाग में कौन सा अपवाह तंत्र है? तो दक्षिणी भाग में है गोदावरी अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में है गोदावरी अपवाह तंत्र। उत्तर पूर्वी भाग में है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र और पश्चिमी भाग में है दोस्तों नर्मदा अपवाह तंत्र। ठीक है, पश्चिमी भाग में है नर्मदा अपवाह तंत्र और एक सबसे महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है जो कि है मध्य भाग में। ये कौन सा है दोस्तों? मध्य भाग में है महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र ये छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक भाग को कवर करने वाली अपवाह तंत्र है। ठीक है, ये सर्वाधिक भाग को कवर करती है, कितना बोलने से 56.15% भाग को कवर करती है। ठीक है, अगला सवाल है, खैरागढ़ रियासत के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो खैरागढ़ रियासत के संस्थापक कौन थे? ये थे लक्ष्मी निधि राय जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये थे खैरागढ़ रियासत के संस्थापक। ठीक है, अब इसके बारे में पूछा जाता है कि ये लक्ष्मी निधि राय कौन से वंश के शासक थे? तो ये थे नागवंशीय शासक। ठीक है, ये नागवंश के शासक थे। ठीक, और खैरागढ़ रियासत के अंतिम शासक के रूप में किसको बोला जाता है? ठीक है, तो खैरागढ़ रियासत के अंतिम शासक थे वीरेंद्र बहादुर सिंह। ठीक है, ये कौन थे? खैरागढ़ रियासत के अंतिम शासक कौन थे? वीरेंद्र बहादुर सिंह। इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो इनका शासनकाल 1918 से शुरू हुआ और विलय पत्र तक था। ठीक है, 1947 में क्या हुआ था कि खैरागढ़ रियासत का ही अन्य रियासतों के समान भारत में विलय हो गया था। ठीक है, 1947 में। तो 1918 से लेकर के विलय तक वीरेंद्र बहादुर ने शासन किया था। ठीक है, राजधानी के बारे में अगर पूछते हैं, ठीक है, तो प्रारंभिक राजधानी, ठीक है, प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ठीक, खैरागढ़ रियासत की प्रारंभिक राजधानी जो थी दोस्तों वो थी खोलवा। ठीक है, खैरागढ़ रियासत की प्रारंभिक राजधानी थी खोलवा और उसके बाद में राजधानी किसको बनाया गया? उसके बाद में बनाया गया खैरागढ़ को। ठीक है, खैरागढ़ को बाद में राजधानी बनाया गया। इसको राजधानी किसने बनाया था? खड़ग राय ने। खैरागढ़ को अपनी राजधानी बनाया था खड़ग राय ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, लेकिन प्रारंभिक राजधानी पूछेगा तो हो जाएगा खोलवा। ठीक है, अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? ठीक है, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये था खैरागढ़ रियासत। या कौन सा रियासत था? खैरागढ़ रियासत जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला रियासत था छत्तीसगढ़ का। अगला सवाल है, कर्मवीर नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? ठीक है, माधवराव सप्रे जी। देखिए, ये कौन से छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक थे? छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक कौन थे? माधवराव सप्रे जी थे। इन्होंने सन 1900 में इसका प्रकाशन शुरू किया था, संपादन शुरू किया था। ठीक है, पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी, ये कौन से पत्रिका के संपादक थे? तो ये सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ये थे पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी। इन्होंने भी सन 1900 में इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। ठीक, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ये जो है जेल पत्रिका नामक पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, जेल पत्रिका के संपादक कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। इन्होंने इसका प्रकाशन, ठीक है, जेल पत्रिका या इसी को कहा जाता है कृष्ण जन्मस्थली। ठीक है, कृष्ण जन्मस्थली कहा जाता है क्योंकि कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? जेल के अंदर में हुआ था, इसलिए जेल पत्रिका या कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका के नाम से प्रकाशन किया था। कब प्रकाशन किया था? 1922 में इसका प्रकाशन किया था। ठीक है, ये रायपुर के सेंट्रल जेल में इनको डाल दिया गया था। ठीक है, यहीं से उन्होंने इसका प्रकाशन किया था। अब पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, इन्होंने ही कर्मवीर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। कब किया था? 1920 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला सवाल है, BNC मिल अर्थात बंगाल नागपुर कॉटन मिल मजदूर आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे 3 आंदोलन हुए थे। ठीक है, प्रथम आंदोलन
प्रथम आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। द्वितीय आंदोलन, ठीक है दोस्तों, द्वितीय आंदोलन हुआ था 1924 में। और तृतीय बीएनसी मिल आंदोलन हुआ था 1937 में। ठीक है, अब तीनों में कॉमन क्या है? तीनों के जो नेतृत्व करता थे दोस्तों वो कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल जी। तीनों आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल जी थे। अगला सवाल है, अमोदा ताम्रपत्र में किस शासक का उल्लेख है? ठीक है, तो अमोदा ताम्रपत्र में जो है दोस्तों वो, देखिए इसके पहले वाले का टिक करना भूल गए थे, आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, ये सभी, ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला देख लीजिए, अमोदा ताम्रपत्र में किसका उल्लेख है? तो अमोदा ताम्रपत्र में दोस्तों पृथ्वीदेव प्रथम का उल्लेख है। इस ताम्रपत्र में क्या कहा गया है? पृथ्वीदेव प्रथम को 21,000 गांवों का स्वामी कहा गया है। ठीक है, 21,000 गांवों का स्वामी कहा गया है। किसको कहा गया है? पृथ्वीदेव प्रथम को। किसमें कहा गया है? अमोदा ताम्रपत्र में। ठीक है, अब एक है रायपुर अभिलेख। ठीक है, रायपुर अभिलेख में क्या कहा गया है? रायपुर अभिलेख में यह कहा गया है कि इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था। सकल कोसलाधिपति, ठीक है, सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किसने किया था? पृथ्वीदेव प्रथम ने किया था। यह किसमें कहा गया है? रायपुर अभिलेख में कहा गया है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो काकतीय वंश का संस्थापक जो है दोस्तों अन्नम देव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? 1324 से लेकर के 1369 तक इसने शासन किया था। ये कौन से वंश के शासक थे? काकतीय वंशीय शासक थे। इन्होंने काकतीय वंश का इसको संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, राजधानी की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था मंदोता को। ठीक है, मंदोता कहाँ है? ये बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, मंदोता बस्तर को अपनी राजधानी बनाया था। निर्माण इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? तो दंतेवाड़ा का प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अन्नम देव ने करवाया था, जो कि काकतीय वंश के संस्थापक थे। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया? मिनी माता। तो मिनी माता शासिका नहीं थी, ये छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद कौन है? तो ये हो जाएगा मिनी माता। यहां से संबंधित बहुत प्रश्न इनसे पूछा जाता है। ठीक है, ये, और अगला क्या दिया? प्रफुल्ल कुमारी देवी। तो यही हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ये थी प्रफुल्ल कुमारी देवी। अब इनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका है। ठीक है, इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? ये 12 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था रुद्र प्रताप देव। इनके पिता का नाम था रुद्र प्रताप देव, इसके पिता का नाम था, जिनकी मृत्यु हो जाती है और तब इनकी उम्र जो है 12 वर्ष होती है। उसी समय इनका राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है, अब इनके पुत्र का नाम पूछा जाता है। इनके पुत्र का नाम क्या है? प्रवीर चंद्र भंजदेव। ठीक है, इनके पुत्र का नाम था प्रवीर चंद्र भंजदेव। अब यही जो है प्रवीर चंद्र भंजदेव जो है काकतीय वंश का अंतिम शासक बनता है। ठीक है, काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन है? तो यह हो जाएगा प्रवीर चंद्र भंजदेव, जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी का पुत्र है। ठीक है, ये कौन सी वंश की शासिका थी? तो ये काकतीय वंश की शासिका थी। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? तो इन्होंने शासन किया था दोस्तों 1921 से लेकर के 1936 तक शासन किया था। किसने? प्रफुल्ल कुमारी देवी ने। ठीक है, यहां पे देख लीजिए क्या दिया है? नोनल्ला देवी। तो नोनल्ला देवी कौन है? ये रत्नदेव प्रथम की पत्नी का नाम है। रत्नदेव प्रथम की पत्नी का नाम क्या है? नोनल्ला देवी। 8वां सवाल है, छत्तीसगढ़ में मुड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? यहाँ पे नेतृत्वकर्ता पूछा है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो मुड़िया विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता थे झाड़ा सिरहा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये कौन से विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे? तो ये थे मुड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। अब अजमेर सिंह किसके नेतृत्वकर्ता थे? तो ये थे हलबा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। और यही क्या है? शासक हैं। गुंडाधुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है? गुंडाधुर कौन है? तो गुंडाधुर जो है दोस्तों वो भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हैं। और ध्रुवाराम माड़िया जो है वो लिंगागिरी विद्रोह के नेतृत्व करता है।
अब इनके शासक के बारे में भी पूछा जाता है, तो मुड़िया विद्रोह के समय शासक कौन थे? भैरम देव। ठीक है, मुड़िया विद्रोह के समय शासक थे भैरम देव। हलवा विद्रोह के समय शासक और नेतृत्वकर्ता दोनों सेम थे। कौन? अजमेर सिंह, यही शासक थे और यही इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे। भूमकाल विद्रोह के समय शासक कौन थे? रुद्र प्रताप देव। ठीक है, रुद्र प्रताप देव भूमकाल विद्रोह के समय शासक थे। ठीक है, और धुरवाराम माड़िया लिंगागिरी विद्रोह के समय शासक कौन थे? तो भैरम देव। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन किसे कहते हैं? चिपको आंदोलन भारत में चलाया गया था दोस्तों वृक्ष को बचाने के लिए। ठीक है, वृक्ष बचाने के लिए या वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए भारत में चिपको आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन किसे कहते हैं करके पूछा है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहा जाता है कोई विद्रोह को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई विद्रोह कब हुआ था? यहां से सन पूछेगा तो आप बता देना सन कब हो जाएगा। 1859 में कोई विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता थे नागुल दोरला। कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे नागुल दोरला। शासक के बारे में पूछे तो शासक थे भैरम देव। ठीक है, भैरम देव के शासनकाल में हुआ था कोई विद्रोह। ठीक है, क्यों इस विद्रोह को क्यों किया गया था? देखिए, साल वृक्ष की कटाई के विरोध में, साल वृक्ष की कटाई के विरोध में, ठीक है, साल वृक्ष कटाई के विरोध में इस विद्रोह को किया गया था। ठीक है, इसके समय प्रमुख नारा दिया गया था, एक नारा दिया गया था। ठीक है, वो नारा कौन सा था दोस्तों? वो नारा था एक वृक्ष के पीछे एक सर, एक वृक्ष के पीछे एक सिर का नारा दिया गया था। ठीक है, और संज्ञा, इस विद्रोह को किसकी संज्ञा दी जाती है? तो इस विद्रोह को संज्ञा दी जाती है दोस्तों छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन। छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन की संज्ञा इसको दिया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, 10वां सवाल है, त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो कलचुरी वंश ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में शासन किया है, तो उसमें से पूछ रहा है त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक था दोस्तों वाम राजदेव। त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? वाम राजदेव था। कृष्णराज कौन थे? तो कृष्णराज को कलचुरी वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। कृष्णराज को कलचुरी वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। कलिंगराज कौन है? छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था दोस्तों कलिंगराज। इसने कब से कब तक शासन किया था? 1000 ईस्वी से लेकर के 1020 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, कोक्कल प्रथम कौन था? तो त्रिपुरी को स्थायी राजधानी, ठीक है, त्रिपुरी को स्थायी राजधानी बनाने का श्रेय किसके जाता है? त्रिपुरी को स्थायी राजधानी बनाने का श्रेय जाता है दोस्तों कोक्कल प्रथम को। ठीक, त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक वामराज देव और स्थायी राजधानी बनाया था कोक्कल प्रथम ने। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की कुल संख्या कितना है? प्रश्न ध्यान से देखना है कि कुल संख्या कितना है करके पूछा है। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति में घोषित किया गया है। कौन कौन से? ये है भुंजिया और दूसरा क्या है? पंडो या पंडोप। ठीक है, और केंद्र सरकार द्वारा 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से? चलिए बताते हैं। अबुझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, कोरवा। अब कोरवा में कौन सा कोरवा? पहाड़ी कोरवा। 2 प्रकार के कोरवा होते हैं, पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा। पहाड़ों में जो कोरवा निवास करती है उसको पहाड़ी कोरवा, और मैदानी क्षेत्र में जो निवास करती है उसको दिहाड़ी कोरवा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहाड़ी कोरवा आ जाएगा। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा? कमार। तो इन 5 जनजातियों को क्या किया गया? केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों में घोषित किया गया है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कुल संख्या, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? कुल संख्या हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 12वां सवाल है, कमार विकास प्रकोष्ठ कहाँ स्थित है? ठीक है, कमार विकास प्रकोष्ठ कहाँ पर स्थित है? देख लीजिए, नगरी में,
साथ ही साथ भानु प्रतापपुर में, ठीक है, और इसके साथ साथ महासमुंद में तीनों जगह पे कौन सा है, यहाँ पे कमार विकास प्रकोष्ठ है। ठीक है, अब राजनांदगांव में, साथ ही साथ मुंगेली के साथ बैकुंठपुर में, यहां पर कौन सा विकास प्रकोष्ठ है, यहां पर है दोस्तों बैगा विकास प्रकोष्ठ। और धर्मजयगढ़ में, बिलासपुर में, ठीक है, धर्मजयगढ़ बिलासपुर, साथ ही साथ धर्मजयगढ़ और बिलासपुर में कौन सा विकास प्रकोष्ठ है, तो यहाँ पे बिरहोर विकास प्रकोष्ठ है। तो यहाँ पे हमको पूछा क्या है, यहाँ पे हमको पूछा है कि कमार विकास प्रकोष्ठ के बारे में पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगरी। लेकिन आपको याद रखना है भानु प्रतापपुर में भी है और महासमुंद में भी है। ठीक है, 13वां सवाल देखते हैं। इंद्रावती को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, यहाँ पे दर्ज हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा दर्जा। इंद्रावती को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? ठीक, तो चलिए बताते हैं। 1978 में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का गठन हुआ था। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का 1981 में क्या हुआ था? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का गठन हुआ था। पूर्व नाम इसका क्या था? पूर्व में इसका नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। पूर्व में इसका नाम था दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसका पूर्व नाम था। और 1962 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 1978। प्रश्न क्रमांक 14 है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? चलिए देखते हैं। बादलखोल अभ्यारण्य जो है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है 105 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो है, इसका क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा अभ्यारण्य हो जाएगा तमोर पिंगला, और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है दोस्तों बादलखोल अभ्यारण्य। ठीक है, अब देखिए सीता नदी अभ्यारण्य की स्थापना कब किया गया था? 1974 में किया गया था। सीता नदी अभ्यारण्य का गठन किया गया था 1974 में, और भोरमदेव अभ्यारण्य का गठन किया गया था 2001 में। तो ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभ्यारण्य है, और भोरमदेव अभ्यारण्य जो है छत्तीसगढ़ का सबसे नया अभ्यारण्य है। तो इन सब पॉइंट को आपको याद रखना है। प्रश्न के हिसाब से क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी तमोर पिंगला अभ्यारण्य। 15वां सवाल है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है करके पूछ रहा है ना, विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं है करके पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। खुरसेल झरना ये कहां पर स्थित है? नारायणपुर जिले में। खुरसेल झरना स्थित है नारायणपुर जिले में। सातधारा जलप्रपात जो है, या सातधारा झरना जो है वो है बीजापुर जिले में। और मेदनी घूमर जलप्रपात स्थित है दंतेवाड़ा जिला में। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। अब आपको ध्यान देना है, ये तीनों के तीनों जो है वो कौन से संभाग में आते हैं? ये आते हैं बस्तर संभाग में। ठीक है, लेकिन रानीदाह जलप्रपात जो है वो जसपुर जिले में है। रानीदाह जलप्रपात जसपुर जिले में है, जो कि ये सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ प्रश्न में क्या पूछा है? बस्तर संभाग में कौन सा नहीं है करके पूछ रहा है। तो ये जो है रानीदाह जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली मिट्टी कौन सी है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है दोस्तों मटासी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मटासी किसका स्थानीय नाम है? तो ये लाल पीली मिट्टी का जो स्थानीय नाम है मटासी। ये छत्तीसगढ़ में 50 से 55% तक छत्तीसगढ़ की कुल मिट्टी का जो है 50 से 55% तक क्या पाया जाता है दोस्तों? लाल पीली मिट्टी पाया जाता है। अगला सवाल है, पालकी ढोने का कार्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? वर्तमान में तो किसी भी जनजाति के द्वारा कर दिया जाता है, और वर्तमान में खास करके पालकी का चलन नहीं रहा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन प्रश्न में जब पूछता है कि पालकी ढोने का कार्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो आपको क्या टिक करना है? आपको टिक करना है खड़िया जनजाति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सौरा जनजाति के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? सांप पकड़ने का कार्य। सांप पकड़ने का कार्य किस जनजाति द्वारा मुख्यतः किया जाता है? सौरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगरिया जनजाति के द्वारा जो है दोस्तों लौह शिल्प कला का कार्य किया जाता है। ठीक है, लौह शिल्प कला का कार्य किया जाता है। ये क्या करते हैं? लोहे को गला करके, लोहे को क्या करते हैं? गला करके
उसकी विभिन्न क्या है मूर्तियां और शिल्प बनाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, उत्तर से दक्षिण तक छत्तीसगढ़ की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो चलिए मैप के सहायता से देखते हैं उत्तर से दक्षिण तक छत्तीसगढ़ की कुल लंबाई। यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी पॉइंट है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। ठीक है, ये क्या हो गया, उत्तर हो गया और ये हो गया दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण तक की जो अधिकतम लंबाई है दोस्तों, उसको कहा जाता है 700 से लेकर के 800 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। ठीक है, यही आंसर में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 700 से 800 किलोमीटर। प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए, दूरी का मापन किन रेखाओं से किया जाता है? एक तो होती है दोस्तों अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं किसे कहती हैं? जो इस प्रकार से जो जारी रहते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो ऊपर से नीचे की ओर जो आई रहती हैं दोस्तों, उनको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो अक्षांश रेखाओं से किसका मापन किया जाता है दोस्तों? अक्षांश रेखाओं से दूरी का मापन किया जाता है और देशांतर रेखाओं से मापन किया जाता है समय का। तो यहाँ पे दूरी का मापन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्षांश रेखाओं से मापन किया जाता है दूरी का। और आज का हमारा अंतिम सवाल है, कलमा बैराज कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कलमा बैराज या कलमा बांध जो है दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है शक्ति जिला में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। शक्ति जिला के पास में क्या स्थित है? चंद्रपुर। चंद्रपुर नामक स्थान स्थित है और चंद्रपुर के समीप में स्थित है दोस्तों कलमा नामक गांव। कलमा नामक गांव है, वहीं पर क्या है? कलमा बैराज स्थित है। पूर्व में क्या है? वर्तमान में तो शक्ति जिला में आता है, क्योंकि जांजगीर चांपा जिले से शक्ति जिला को अलग करके नया जिला बना दिया गया है। लेकिन पूर्व में ये कहाँ आता था? ये जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता था। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको, पुराने क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा जांजगीर चांपा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब चंद्रपुर के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। यहाँ पे त्रिवेणी संगम है। कौन कौन से? महानदी, महानदी, पैरी नदी और पैरी नहीं, महानदी, मांड नदी और लात नदी। महानदी, मांड नदी और लात नदी का यहाँ पे क्या है? त्रिवेणी संगम है। ठीक है, यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चंद्रपुर में जो है एक प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा मंदिर है? चंद्रहासिनी माता का मंदिर। चंद्रहासिनी माता का मंदिर है और इसके जस्ट 100 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 100 किलोमीटर नहीं, जस्ट 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी पर कौन सा है? नाथल दाई का मंदिर है। ठीक है, 100 मीटर की दूरी पर क्या है? चंद्रहासिनी का मंदिर है, नाथल दाई का मंदिर है। लेकिन यहाँ पे विशेष बात, ध्यान देने योग्य बात है, दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर ही है, लेकिन चंद्रहासिनी देवी का मंदिर जो है दोस्तों, वो शक्ति जिला के अंतर्गत आता है और नाथल दाई देवी का जो मंदिर है वो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के अंतर्गत में आता है। तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, यहां से प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जो बेल आइकन रहता है बगल में, सब्सक्राइब करने के बाद वो भी दबा दीजिएगा, उसको ऑल पर सेट कर दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो चैनल पर लाएंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा और कोई भी वीडियो से आप महरूम नहीं रह पाएंगे। ठीक है, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।